आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में क्या क्या काम किया है। 600 जो गैस था उसको आज वर्तमान में 1100 रुपये। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शब्बीर हसन और आप देख रहे हैं भारत समाचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 जो कि अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जी हां, इसी तारतम्य में भारत समाचार की ओर से लगातार एक खास पेशकश की शुरुआत की गई थी, जिसमें हम अलग अलग राजनीतिक दलों से, अलग अलग राजनेताओं से, पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से लगातार चुनावी माहौल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में भारत समाचार की टीम आज सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में पहुंच चुकी है और आज हम आपको ऐसे एक राजनेता से, ऐसे प्रत्याशी से रूबरू कराएंगे जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव में उतरे हैं। जी हां, भटगांव विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं और आज हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी कपिल देव पैकरा जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में उनकी किस प्रकार की तैयारियां हैं और कितने दमखम से वो मैदान पे उतरे हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है कपिल देव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी मीडिया वालों को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और कितना अपने आप को आप इसमें मेहनत किए हैं और कितनी मेहनत से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और क्या आप इसका कोई छाप छोड़ पाएंगे? जी सर, अभी मैं गांव-गांव जाकर जो गरीब मजदूर किसान हैं उन लोग से जनसंपर्क कर रहा हूं। गली गली में घूमकर, सड़क पे घूम कर लोगों से मिल रहा हूं और लोगों का प्यार भी मिल रहा है और ये भाजपा और कांग्रेस का नाकामी भी मेरे को गांव-गांव में देखने को मिल रहा है। जैसे अभी मुझे पता चला है सर कि आप पैदल भ्रमण कर रहे हैं। जी, लगातार आप कई किलोमीटर के पैदल भ्रमण करके जनसंपर्क कर रहे हैं। जी, मैं गांव-गांव जाके जहां जो घना बस्ती होता है, बीच बस्ती होता है, वहां मैं पैदल पद यात्रा करता हूं और पहुंच भिन्न अगर दूर घर है वहां भी जाकर मैं लोगों से मिल रहा हूं। मेरा प्रयास है कि हर गांव का हर गली गली में मैं लोगों से मिलकर उनका समस्या से अवगत हूं और मैं अपना प्रचार प्रसार भी करूं। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है इन दो पार्टियों के बीच में आपकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी कोई छाप छोड़ पाएगी? सर देखिए, आपने अभी कहा कि विश्व में दो बड़ी पार्टी है। विश्व में तो नहीं है, सिर्फ भारत में है दोनों। विश्व के सभी राजनीतिक दलों में जब उसको करते हैं कंपेयर में, तो विश्व की दो सबसे बड़ी पार्टियों में ये इनका शुमार है नाम। जी जी, मेरा कहना ये था। जी सर जी, तो जो हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है वो यहाँ लोगों के पास पूरा जो मेरे कार्यकर्ता हैं सब अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस को आप देखे होंगे अभी कि किसानों के लिए, किसानों को मेन मुद्दा बनाया गया है यहाँ भटगांव विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के द्वारा। अभी भाजपा ने किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम 3100 क्विंटल धान खरीदी करेंगे और कांग्रेस कह रही है कि अभी हम 3200 रुपया क्विंटल धान खरीदेंगे और किसानों का कर्ज भी माफी करेंगे। तो ये दोनों कांग्रेस और भाजपा ये लुभाने वाली किसान की अपने आप को हितौषी बता रहे हैं, लुभाने वाली वादे कर रहे हैं। यदि सच में इन लोग किसान की हितौषी हैं तो जो किसानों का जो स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश है जो दिल्ली में पास हुआ है उसको आज तक ना केंद्र सरकार लागू कर रही है ना राज्य सरकार लागू कर रही है। बस चुनाव के समय इन लोग को किसान याद आ जाता है। सर, कांग्रेस सरकार तो पिछले सत्र में जो घोषणा पत्र में ऐलान किया था किसानों को कर्जा माफ, तो कई किसानों को कर्जा माफ तो हुआ है सर। कर्जा माफ हुआ है, लेकिन कहाँ का कर्जा माफ हुआ है? जो सहकारी समिति है वहां से जो किसान खाद लिए थे वहां का कर्ज माफी किया गया है। ग्रामीण बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ, स्टेट बैंक हुआ, यहाँ का किसान का कर्जा माफी नहीं हुआ। उसका साक्ष्य गवाही मैं भी हूँ। मैं भी ग्रामीण बैंक से लोन लिया था, केकेसी लिया था, लेकिन मेरा कर्ज तो छूट नहीं हुआ। सर, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम आते हैं तो वर्तमान सरकार की तरफ से स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो कि बघेल जी का, वर्तमान मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो शिक्षा के स्तर में भी तो लगातार काम चल रहा है सर। देखिए, शिक्षा के स्तर में लगातार काम चल रहा है। आप ये बता दीजिए, हर स्कूल में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक क्लास लगती है, लेकिन जो स्वामी आत्मानंद जो स्कूल सरकार गवर्नमेंट चला रही है उसमें 8 बजे चालू होती है क्लास, बीच में लंच के लिए
आधा पौन घंटा का छुट्टी होता है, 12 बजे छुट्टी हो जाता है। बताइए, वहां मैं लोग आत्मा नदी स्कूल में, कई स्कूल में मैं जाके मिला था, वहां के टीचरों से, वहां का प्रिंसिपल से, तो बोलते हैं हम लोग को समय ही नहीं मिल पाता है, हमारा पीरियड ही कंप्लीट नहीं हो पाता है, जो समय का अभाव है। स्कूल तो सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन वहां बच्चों को बैठने के लिए स्कूल नहीं है। एक स्कूल में डबल शिफ्ट चला रहे हैं, उसमें कहां से बच्चे लोग, वहां पूरा कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। आपके कथन अनुसार मतलब कि पहले भवन निर्माण कार्य कराना था, उसके बाद इस संचालित करना था। जी, पहले भवन निर्माण कराना था, इसके बाद सरकार को संचालन करना था। यदि भवन निर्माण कराने की जहां छात्रों को बैठने का व्यवस्था ही नहीं है, तो शिक्षा कहां से सुचारू रूप से चल पाएगा। सर, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आते हैं तो वर्तमान सरकार की तरफ से खूब चंद बघेल नामक योजना भी चल रही है, जिसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी सर, जो ये स्वास्थ्य के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, जो सरकार अभी गवर्नमेंट में जो दवाई देती है वो एकदम थर्ड क्वालिटी की दवाई रहती है, बस नाम मात्र का दवाई। लोगों को मजबूर होकर प्राइवेट जेनरिक दवा में वहां जाना पड़ता है, या तो डॉक्टर लिख देंगे, बाहर से मेडिकल दवाई लेने का जरूरत पड़ता है लोगों को। यदि सरकार सच में स्वास्थ्य के लिए अगर लाभदायक पहुंचाना चाहती है लोगों को, तो जो अच्छी दवाई है, दवाई की जो क्वालिटी है, उसको अच्छे रूप से वहां हॉस्पिटल में उपलब्ध होनी चाहिए था। सर, दोनों पार्टियों की ओर से तमाम तरह के घोषणा पत्र में योजनाओं या विकास के कार्यों को ऐलान किया गया है। उनमें से जैसे आपने बताया कि कांग्रेस 3200 रुपए क्विंटल ले रही है धान, तो भारतीय जनता पार्टी 3100 रुपए। इस तरीके से सर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से विवाहित महिलाओं के लिए जो घोषणा की गई थी, प्रति मास 1000 रुपए और प्रति वार्षिक उन्हें 12000 रुपए दिया जाएगा। तो उसी तर्ज पे दीपावली की रात को वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हम महिलाओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपए देंगे। तो सर, ये जो प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे पार्टियों से चल रहा है, तो क्या ये चुनाव को देखते हुए सिर्फ जनता को लुभाने के एक हथकंडा है? जी सर, ये जनता को लुभाने की इन लोग की षड्यंत्र है। अभी आप लोग देखे होंगे कि अभी वर्तमान में जो भूपेश सरकार यहाँ बेरोजगारी भत्ता के लिए निकाला था, उसमें ऐसा नियम लगा दिया गया कि बेरोजगार को उसका लाभ ही ना मिल पाए। जो पंजीयन वाला सिस्टम था, इतना से इतना तक का पंजीयन होगा, उसी को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। क्या उतना के बीच में जो पंजीयन करवाए वही सिर्फ बेरोजगार हैं, बाकी लोग बेरोजगार नहीं है क्या? जो सर्विस नहीं लगे, जो पढ़े लिखे हैं, 12वीं पास है, जिनको बेरोजगारी के लिए कहा गया था, और भी तो लड़के हैं, तो फिर उसमें मापदंड क्यों लगाया गया? उसमें तो सभी को, जो बेरोजगार है सभी को देना चाहिए था सरकार को। तो ये सरकार लुभाने वाली मात्र के हाँ हम दे रहे हैं, बस लुभाने वाली वादे करके जनता को गुमराह किया जा रहा है, बेरोजगारों को भी गुमराह किया जा रहा है। मतलब सर, पिछले सत्र में जो प्रदेश की जो सरकार है वर्तमान में, उनके द्वारा जो घोषणा किए गए थे, क्या लगता है वो घोषणा वास्तविक जीवन में ग्रामवासी उसका फायदा मिला है, या वो घोषणा पत्र सिर्फ कागजों में सिमट के रह गया? घोषणा पत्र उनका कागजों में सिमट के रह गया है। नाम मात्र के इन लोग घोषणा पत्र करते हैं, उसमें चंद लोग को दे देंगे और पूरा वाहवाही लूटने के लिए इन लोग आगे रहते हैं। सर, वर्तमान सरकार के द्वारा जो पिछले सत्र में जैसे कि मैंने आपको उस समय बताया कि स्वामी आत्मानंद जिस विषय में हम बातें भी की, तो इस बार सर उनका घोषणा पत्र में शिक्षा को लेकर के एक और नया योजना आया हुआ है सर, KG to PG फ्री, यानी प्राथमिक स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तक मुफ्त में शिक्षा देंगे। वर्तमान सरकार की यह घोषणा पत्र है। वर्तमान की घोषणा पत्र है सर, शिक्षा का स्तर तभी सुधरा जाता है जब जो निजीकरण जो स्कूल है उसको बंद किया जाए। जो सरकारी स्कूल है उसमें कलेक्टर का भी बच्चा वहीं पढ़े और एक गरीब का भी बच्चा वहीं पढ़ेगा, तब कहीं जाके शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जब तक निजीकरण की ओर रहेगा, पैसा वालों निजी वाला स्कूल में पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। और सरकार का स्कूल का तो जान ही रहे दशा क्या स्थिति है। अभी जब शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है तो फिर 10वीं बोर्ड को क्यों हटा दिया गया? सरकार तो चाहती है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे शिक्षा में आगे ना बढ़े। यदि शिक्षा में आगे बढ़ जाएंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, अपना हक अधिकार मांगेंगे, तो कहाँ से इन लोग दे पाएंगे? इसलिए शिक्षा का स्तर इन लोग नीचे गिराना चाहते हैं। सर, ये तो इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की बात की मैंने। आप किन मूल मुद्दाओं को प्रमुखता से लेकर के इस मैदान पे उतरे हैं ताकि आप उन दो बड़ी पार्टियों को मात दे सकें? ऐसी क्या योजना है आपकी? सर देखिए, मैं जो गरीब मजदूर किसानों की जो समस्या है, जैसे हर किसान के खेत में हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए। अभी आप लोग ने देखे होंगे कि किसानों के लिए तो तरह तरह के वादे किए, लेकिन किसान के खेत के लिए कोई किसी भाजपा या कांग्रेस सरकार ने कभी सोचने का पहल ही नहीं किया कि किसान के खेत तक कैसे पानी पहुंचाया जाए। यहाँ पूर्व में रमन सरकार भी थी, आज तक किसी किसानों के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में नदी नाला की कमी नहीं है। यदि नदी जो बड़े बड़े नदी है, महान नदी है, रेण नदी है और सारे नदी है, उनमें डैम बैठाकर अब किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया जाता तो किसानों को सरकार के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान अपने इतना सक्षम है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि किसानों ने ही देश का पूरा जो अर्थव्यवस्था था उसको संभाल के रखा था। सर, आते हैं भटगांव विधानसभा क्षेत्र में। जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी नियुक्त किए गए हैं वो भी पारसनाथ राजवाड़े जी, वर्तमान विधायक भी हैं और संसदीय सचिव भी हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी उसी के तर्ज में राजवाड़े समाज के
उम्मीदवार को नियुक्त किया है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि भटगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो राजवाड़े समाज की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो लगभग 35,000 समथिंग है, 30 से 35,000 के बीच में है। उस 35,000 वोटर्स के बीच में दो मतदाता बड़ी पार्टियां हैं, उनके दोनों माफ कीजिए, दोनों प्रत्याशी जो बड़ी पार्टियां दोनों राजवाड़े समाज के हैं, और आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप आदिवासी समाज से ही बिलोंग करते हैं। तो सर आपकी संख्या पूरे भटगांव विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख की है। तो क्या लगता है सर, ये कहीं ना कहीं एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी आपको ये पीछे ढकेला जा रहा है? आदिवासी बहुल क्षेत्र चाहते तो कांग्रेस और बीजेपी चाहती तो किसी आदिवासी प्रत्याशी को नियुक्त कर सकते थे, ताकि आदिवासियों का विकास हो सके और निम्न स्तर के जो गरीब तबके के आदिवासी हैं, जो शिक्षा से महरूम है, स्वास्थ्य चिकित्साओं का लाभ से महरूम है, इस तरीके से अगर कोई आदिवासी यहाँ पे प्रत्याशी नियुक्त किया जाता कांग्रेस पार्टी की ओर से तो एक अलग बात होती। तो कहीं ना कहीं एक आप लोगों के साथ छलावा हो रहा है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस की तो षड्यंत्र है, जात को जात से लड़ाना, धर्म के नाम से लड़ाना, जात के नाम से लड़ाना, इन लोग की चाल है, षड्यंत्र है। बताइए, अभी जो भाजपा भी रजवाड़े को प्रत्याशी बनाए हैं और कांग्रेस भी रजवाड़े को ही प्रत्याशी बनाए हैं। अब बताइए, अभी एक गांव में ऐसा मामला आया था, उसकी पत्नी बोलती है लक्ष्मी मेरी दीदी है, उसका पति बोलता है पारस मेरा भैया है, उसको वोट देना, ऐसे करके दोनों में लड़ाई हो गया। इन लोग रजवाड़े समाज को पूरा संगमस में डाल दिए हैं और पूरा रजवाड़े समाज गुमराह में है। और इस बार भटगांव विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला हम लोग के साथ में हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई में फायदा आप उठा ले जाएंगे? जी सर, बिल्कुल हमारे तरफ पूरा आदिवासी, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मतलब मेरे से जनसंपर्क में बहुत लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं, मेरे से मिल भी रहे हैं। मेरे को लगता है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत से जीतेगी। जैसा कि सर पूरे प्रदेश में आपके 3 विधानसभा में आपके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं, थोड़ा सा नाम खंडन कर दीजिए, कौन कौन सा विधानसभा है? हम लोग जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी छत्तीसगढ़ में विधानसभा में उतारी है, वो लुंड्रा विधानसभा से बलबीर नागेश को वहां मैदान में उतारा है, और भटगांव विधानसभा से मेरे को जानते ही होंगे, मैं कपिल देव पेकरा, मेरा निवासी स्थान दवनसरा है, और जो कटघोरा विधानसभा है वहां जवाहर कंवर को वहां मैदान में उतारा गया। क्या लगता है ये 3 सीट पे आप मैदान अखाड़े में उतरे हैं, तो क्या लगता है? तो तीनों सीट पे हम मैदान अखाड़े में जो उतरे हैं, मजबूती के साथ उतरे हैं, और आदिवासियों का वहाँ प्यार यहाँ भी मिल रहा है। और कटघोरा विधानसभा में भी जवाहर कंवर को वहाँ भू स्थापित मुद्दा को लेकर वहाँ के आदिवासियों सब वहाँ उनको समर्थन दे रही है, और लुंड्रा विधानसभा में भी बलबीर नागेश को वहाँ भरपूर आदिवासियों का सहयोग मिल रहा है। और इस बार आदिवासी लोग दिखा देना चाहते हैं सरकार लोग को कि हम भी अपना बहुमत रखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। सर, अगर आप भटगांव विधानसभा से जीत हासिल करते हैं तो किन विकास कार्यों को आप प्राथमिकता देंगे, और सबसे पहले किस योजना के लिए आप विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे? जनता की लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में पहली प्राथमिकता आप किस कार्य को देंगे? मैं पहला मुद्दा तो मैं किसान नेता भी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ किसान सभा का जिला सचिव भी हूँ। मैं तो किसानों लोग का ही मुद्दा लेकर मैं विधानसभा में अपनी बात रखूंगा कि हर किसानों के खेत में पानी पहुंचे, और जो मजदूर है उन लोग का मजदूरी जो दर है 250 रुपया दे रही है सरकार, मैं चाहूंगा कि केरल सरकार की तर्ज पर यहाँ का मजदूरी भी 700 रुपया प्रति व्यक्ति का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ये थे हमारे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी भटगांव विधानसभा क्षेत्र से कपिल देव पेकरा जी, जिन्होंने भारत समाचार के सवालों का काफी शालीनता और बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज जो दोनों पार्टियों में जो राजवाड़े समाज के प्रत्याशी उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं आज राजवाड़े जो समाज के लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो भी आप आज असमंजस की स्थिति में है कि हम दीदी को वोट दें या भैया को वोट दें। तो कहीं ना कहीं ये कहना ये चाह रहे थे कि दीदी भैया की लड़ाई में, इस त्रिकोणीय मुकाबला में हम ही विजयी हासिल करेंगे, जीत, और हमें लगातार जनता का प्यार मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, भारत समाचार की ओर से जो ये खास पेशकश की शुरुआत की गई थी, किसमें कितना है दम, इसमें हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न राजनेताओं से, पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से लगातार वार्तालाप कर रहे हैं और चुनावी माहौल से रूबरू कराते आ रहे हैं। और मैं बता दूं, महज जब 2 दिन शेष रह गए हैं इस अंतिम चरण के चुनाव में, मतदान में, तो इसी मतदान को लेकर मैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाकर के आप मतदान करें, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार है। प्रत्याशी, पार्टी कोई सी भी हो, प्रत्याशी चुने, ऐसा प्रत्याशी चुने जो कि आपके क्षेत्र में विकास ला सकता है, ना कि वो, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी, या बहुजन समाज पार्टी, या अन्य कोई भी पार्टी हो। आप पार्टी ना देखें, अगर मतदान करें तो प्रत्याशी को देख के मतदान करें, मेरी ये आपसे अपील है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हम आगे भी इस तरह की खबरें और नए नए जनप्रतिनिधियों को आपके समक्ष लाते रहेंगे और चुनावी माहौल के बारे में आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन सैफ के साथ मैं शब्बीर हसन, कल्याणपुर, भटगांव विधानसभा क्षेत्र, छत्तीसगढ़।